तो आज का अपना चैप्टर है फिजिक्स ऑक्सीलेशंस, क्लास 11th। आपके नीट के एक्सपेक्ट थे, जेई के लिए या आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक थ्योरेटिकल बेस्ड ज़्यादा मैं बोलूँगा इस चैप्टर को। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स या ट्रिग्नोमेट्री और थोड़ा सा विज्ञान, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके बेसिक्स जो हैं यहाँ पर शार्प हो जाएंगे, और एक बार बेसिक अच्छे हो गए तो फिर आप के लिए सारी चीज़ें ईजी हो गई। अच्छा, ये जो नोट्स हैं आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आपको अगर ये हैंड रिटन नोट चाहिए तो ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं। मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन एक मोशन ही है। कैसा? जैसे सब ऑसिलेशन को पढ़ने से पहले एक बार मैं पीरियोडिक मोशन आपको बता दूं क्या होता है। देखो, द मोशन विच रिपीट सेल्फ आफ्टर सम टाइम, ठीक है, जो कुछ समय के बाद खुद को दोबारा से रिपीट करे सेम टू सेम, वो पीरियोडिक मोशन है। जैसे अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना, ठीक है। अब अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, एक पीरियड है ना पर्टिकुलर। मान लीजिए ये अपना सन है और ये अर्थ है, तो ये मूव करती है ना। फिर इसी तरह से रिपीटेडली चलता रहता है। एक साल का सर्कल होता है ये, 1 ईयर का, ठीक है ना। और वहीं से शुरू हुआ और वहीं जाकर ख़त्म हो गया, एक पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। इसी तरह से गिटार स्ट्रिंग है, जब आप इसको नीचे की तरफ करते हो फिर ये वाइब्रेट होती है, वापस ऊपर जाती है। मेन पोजीशन है, मान लो मेन पोजीशन है, यहाँ से थोड़ा नीचे जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाती है तो ये वाइब्रेट होती है, तो एक धुन निकलती है ना। तो देखो सेम मोशन एक टाइम के बाद वो कर रही है। तो ये ज़्यादा एक अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल आपके लिए हुआ, याद रखने में आसान, ठीक है। चलो, अब ऑसिलेशन क्या है? ये जो ऑसिलेशन होता है बेटा, ये एक ऐसा मोशन है जो रिपीटेशन तो हो ही, ठीक है, लेकिन रिपीटेशन कैसी हो? बैक एंड फोर्थ। कैसी हो? बैक एंड फोर्थ। मतलब पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद दोबारा से रिपीट होता है। लेकिन जो ऑसिलेशन है वो पीरियोडिक मोशन की तरह तो है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। क्या? कि वो बैक एंड फोर्थ चलता है। जैसे कि मैं समझा देता हूँ। एक आपका पेंडुलम है घड़ी का, जिसको घंटा आप बोलते हो। तो घंटा एक बार ऐसे चलता है और एक बार ऐसे चलता है। ये इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ तक जाता है और फिर वापस आता है और फिर ऐसे जाता है फिर वापस आता है, ठीक है। एक पीरियड ऑफ टाइम तो है ही, एक पीरियड ऑफ टाइम तो है ही, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे ये सेकंड के हिसाब से चलता है, ये मोशन कर रहा है। लेकिन इसका मोशन कैसा है? आना जाना, फिर आना फिर जाना, ठीक है, समझ गए। तो रिपीटेटिव तो है, तो लेकिन आना जाना, ये डिफरेंस समझना जरूरी है, ठीक है ना, बैक एंड फोर्थ वाला, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया, जैसे कि पेंडुलम, और जो गिटार वाला एग्जांपल दिया था ना, वो एक्चुअली यही है। अब आप उसको ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। देखो, जैसे गिटार स्ट्रिंग, ये मान लो गिटार है, थोड़ा ऐसी है बेटा ड्राइंग, ठीक है ना। तो ये गिटार की जो स्ट्रिंग होती हैं, अब इसमें से एक स्ट्रिंग को यहाँ पर जूम आउट कर लूँ मैं, ठीक। तो जब आप इसको नीचे की तरफ करते हो तो ये थोड़ा नीचे आ जाती है, फिर जैसे इसको छोड़ते हैं तो ये ऊपर चली जाती है और ये वाइब्रेट करती है और आवाज़ करती है। देखो थ्रू एंड फोर्थ हो रहा है ना, बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड में, लेकिन थ्रू एंड फोर्थ। तो ये पीरियडिक मोशन तो है, लेकिन कैसा? ऑसिलेटरी। तो पीरियडिक मोशन और ऑसिलेशन में जो है सिमिलैरिटी और डिफरेंस यही है कि पीरियडिक मोशन है जो एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है, जैसे कि हमारी अर्थ आ गई और टाइम पीरियड है, फिर से वो मूव करेगी फिर वापस आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह, लेकिन ये क्या है? पीरियडिक टेबल है जो पीरियड ऑफ टाइम में रिपीट कर रहा है खुद को। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन कैसा है? जो पीरियड ऑफ टाइम में खुद को रिपीट भी कर रहा है लेकिन बैक एंड फोर्थ भी जा रहा है, जैसे घड़ी का घंटा या गिटार की स्ट्रिंग, ठीक है। देखो, जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका बेहतरीन होगा, उतनी ही अच्छी आपकी फिजिक्स हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलो, अब टाइम पीरियड किसे बोलते हैं? खैर इस बारे में हम बाद में बहुत बातें करने वाले हैं, फिर भी बता दूं कि बेटा टाइम पीरियड का होता है एक साइकिल। मान लो पेंडुलम की एक टोटल साइकिल है कि भाई वो एक बार इधर जाता है फिर वापस आता है, फिर एक बार इधर जाता है वापस आता है। तो ये टोटल जो है कंप्लीट एक साइकिल हो गई, पेंडुलम के लिए हो गई, या कोई भी एक मोशन जो हो रहा है। अर्थ की मोशन का टाइम पीरियड समझ लो, क्या है टाइम पीरियड? अपनी मेन पोजीशन से घूम के मेन पोजीशन वापस आती है, कितना टाइम लगाती है? 365 डेज लगाती है ना, प्रोबेबल। और एक साल का उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो एक साइकिल, जो भी एक साइकिल है जिसको भी आप स्टडी कर रहे हो, उसकी एक कंप्लीट साइकिल हो जाने को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। पेंडुलम में कुछ चीज़ें ज़रा समझ लेते हैं। जब बेटा पेंडुलम
मोशन करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन तक ऊपर जाता है, फिर वापस आता है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन ऊपर जाता है, फिर वापस आता है। ज़रा इसको एक बार समझ लेते हैं, इसको ज़रा ध्यान से आप यहाँ से समझना। ये रहा पेंडुलम, एक बार इसका मोशन यहाँ होगा मैक्सिमम, एक बार इसका मोशन यहाँ होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो बेटा जब ये पेंडुलम सबसे ऊपर जाएगा, टॉप में जाएगा, कभी आप झूले पे झूले हो इस तरह से, तो जब बिल्कुल आप टॉप पे चले जाते हो, जहाँ से वापस आना होता है, तो वहाँ पर जाकर बेटा वेलोसिटी कुछ समय के लिए बिल्कुल रुक जाती है। तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाती है वहाँ पर ज़ीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाती है वो हो जाती है मैक्सिमम। और फिर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और आप फिर से नीचे गिरना शुरू होते हो। और जब यहाँ पहुँचते हो तो आप बहुत तेज स्पीड में होते हो, यहाँ पर सबसे तेज स्पीड में। तो आप काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम कहाँ महसूस करोगे? मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इससे ऊपर नहीं जा पा रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कुछ ना कुछ होती है, पर जीरो नहीं होती। अब सेम पोजीशन जो यहाँ पर है वही सेम पोजीशन आपको इस वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे देखने को मिलेगी। यहाँ भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको उसमें समझा चुका हूँ। फ्रीक्वेंसी एक शब्द है जो आप वैसे भी पहले से जानते हैं 9th क्लास से, वो होता है भाई टाइम पीरियड का, बटे में डाल दो आप 1 बाय टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड है। अब टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया 1 साइकिल, जितना भी टाइम लेती है। अब 1 बाय टाइम पीरियड डाल दो तो आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलोगे तो सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी बेटा। अब ये देखो ये क्या चीज़ है, ज़रा इस पर थोड़ा सा गौर करो। आपको ये जो दिखा रही है ना, ये पीरियडिक मोशन चल रहा है, ये मोशन चल रहा है। मान लीजिए कोई जीरो से स्टार्ट हुआ, मोशन अपना कंप्लीट किया, फिर वापस आ गया, ठीक है। एक साइकिल है, ये क्या है बेटा? ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। 9th क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा है, हमारा बेसिक हमारा तैयार है। तो उसको हम साइन से और कॉस से लेते हैं। जीरो से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर किसी पोजिशन से स्टार्ट होता है। कॉस कहाँ से शुरू होता है? 1 से, है ना। कॉस 0 डिग्री 1 और साइन 0 डिग्री इज 0, ठीक है। अब एक टाइम पीरियड जो होता है बेटा वो 2 पाई के बराबर होता है, पाई इज 180, ठीक है। तो 360 एक साइकिल हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि भैया साइन और कॉस ही क्यों यूज़ कर रहे हो आप, तो बाकी टेन क्यों नहीं यूज़ कर रहे, कॉसेक क्यों नहीं यूज़ कर रहे? तो वो इसलिए नहीं कर रहे बेटा क्योंकि उनकी वैल्यूज़ में इन्फिनिटी भी आता है, और इन्फिनिटी का तो कोई वैल्यू एग्जिट पता ही नहीं है ना अपने को, इन्फिनिटी क्या होता है ना। तो उसके लिए हम साइन और कॉस को लेते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो भी थीटा आप लेते हो, पाई की जो वैल्यू लेते हो, उस पर कोई ना कोई एक वैल्यू है इसकी, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो। लेकिन इन्फिनिटी नहीं है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसको हम कंसिडर ही नहीं कर सकते, पता ही नहीं भाई क्या वैल्यू है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? देखो हार्मोनिक मोशन तो देखो ये भी ऑसिलेशन का एक तरीका है। हार्मोनिक जो है बेटा वो कहाँ से आया है? अब मैं ज़रा एक बार समझा देता हूँ। हार्मोनिक जो आया वो हारमोनियम से आया है ना। हारमोनियम आपको पता है एक डिवाइस होता है, यहाँ पर ये बटन्स होते हैं और ये इस तरह से इसको चलाया जाता है और हारमोनियम में कुछ आवाज़ें, धुन निकलती है। तो धुन कैसे निकलती है बोलो? सा रे गा मा पा धा नी सा। देखो रिपीट हो गया ना, देखो सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, रिपीट हो गया। देखो तो ये हार्मोनिक मोशन देख रहे हो कहाँ से निकला? देखो जहाँ से शुरू हुई वेव्स, साउंड वेव्स, सेम वहीं पर जाकर अंत होती है और फिर वहीं से शुरू होती है। सा से शुरू, सा पे खत्म, और सा से फिर शुरू, फिर सा पे खत्म, ठीक है। समझ में आ गया? तो आप बोल सकते हो यस, ये तो दिखाई दे रहा है कि भाई जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ उस पोजीशन पर वापस जा रहा है। तो ये खुद एक टाइप ऑफ ऑसिलेशन है ना। समझ में आ गया ना? तो ऑसिलेटरी मोशन का एक टाइप है और हारमोनियम से निकला है, ठीक है ना। देखो लेकिन याद रखना बेटा, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन इसलिए बोलते हैं जिसके अंदर बॉडी, जिसके अंदर कोई भी पार्टिकल, जिसको भी आप स्टडी कर रहे हो, वो अपनी मीन पोजीशन से एक पोजीशन आगे जा रहा है, फिर एक पोजीशन पीछे जा रहा है। लेकिन याद रखना वो स्ट्रेट लाइन में एकदम सिंपल मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। एक्स मान लो ये एक्स एक्सिस है, उस पर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव एक्स और यहाँ नेगेटिव एक्स होता ही है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, एक सिंपल सिंगल लाइन में मोशन हो रहा है। यह है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसलिए इसका नाम है सिंपल। और हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है भाई? ऑसिलेशन वाले मोशन ही है, ठीक है ना। जहाँ से शुरू वहीं पे खत्म हो रहा है, सात से शुरू और सा पे खत्म हो रहा है, ठीक है ना, बात खत्म। और याद रखना ऑसिलेशन जो बहुत छोटा ऑसिलेशन होता है ना, बहुत छोटा, जिसका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो। अच्छा, एम्पलीट्यूड एक शब्द है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ, खैर आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम कितनी रेंज आ रही है, मैक्सिमम यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड। मतलब ये जो वेव जो है
कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब ये जितनी ज़्यादा ऊंची होती जाएंगी और नीचे होती जाएंगी, एम्पलीट्यूड उतना बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, एक एम्पलीफायर नाम की चीज़ सुनी ना आपने, वो यही करता है, वो आप एम्पलीफाई कर देता है आपके फ्रिक्वेंसीज को, हर्ट्स इसका यूनिट है, उसको एम्पलीफाई कर देता है, तो आपकी आवाज़ दूर तक पहुंच पाती है, मतलब वो लाउड हो जाती है। आवाज़ क्या होती है? लाउड हो जाती है ना, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। खैर छोड़ो, वो साउंड वाले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिर भी थोड़ा सा मैंने एक आइडिया आपको दे दिया। ठीक, अब ये बात जो मैंने आपको पहले समझाई थी उसको एक बार लिख भी दिया है कि सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हैं। ऑसिलेशन तो भाई पीरियोडिक मोशन है, लेकिन सारे पीरियोडिक, जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेशन नहीं है ना, क्योंकि ऑसिलेशन क्या होता है? बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। पीरियोडिक में तो होता है लेकिन बैक एंड फोर्थ, लेकिन पीरियोडिक मोशन बैक एंड फोर्थ नहीं है, वो तो भाई अर्थ है, एक जगह चली वापस आए। ऐसा तो नहीं था कि एक साल अर्थ इस तरफ मोशन कर रही है, दूसरी साल इस तरफ से मोशन करेगी, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। ठीक है, अब ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, जरा इसको समझ लो बेटा। रिस्टोरिंग फोर्स का ये मतलब होता है कि जो भी, मान लो फिर से मैं घंटे का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब ये घंटा क्या हो रहा है बेटा, एक बार यहाँ एक्सट्रीम पे जा रहा है, एक बार यहाँ एक्सट्रीम पे जा रहा है। ठीक है, या मान लो बेटा ये गिटार की स्ट्रिंग, मान लो गिटार की स्ट्रिंग को जब आप नीचे की तरफ खींचते हो तो फिर वो वापस अपनी तरफ वापस जाती है ना, तो बोलोगे भैया वो तो इस वजह से जाती है ना, इलास्टिक फोर्स की वजह से जाती है। हाँ, मैं मानता हूँ बेटा, इलास्टिक फोर्स की वजह से जाती है। तो जो भी फोर्स है, चाहे वो फोर्स ऑफ इलास्टिक फोर्स हो, कुछ भी फोर्स हो, बेटा रिस्टोर तो कर ही रहा है ना उसको। आपने जिस भी पोजीशन से उसको हटा दिया, इसको वापस लेकर आ रहा है ना। आप उसको चाहे काइनेटिक एनर्जी बोल लो, ग्रेविटेशन बोल लो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड बोल लो, कोई भी तरीके का फोर्स हो जो उसको अपनी मीन पोजीशन पर वापस ला रहा है ना, तो वो जो भी फोर्स है उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कैसा बोलते हैं बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स। जो उसको रिस्टोर कर दे, उसको सेम पोजीशन पर वापस ले आए, वो ये अपना रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अच्छा, तो भाई रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा? भाई जितना भी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसके बराबर ही होगा, है ना। और ये नेगेटिव साइन क्यों लगा है यहाँ पे? क्योंकि भाई रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा उल्टी दिशा में काम कर रहा है ना। पॉजिटिव आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो वापस खींच लाया, कम कर दिया, तो इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है। और ये माइनस के प्रोपोर्शनलिटी को हटाते थे कॉन्स्टेंट आता है, भाई रूल है फिजिक्स का ये। और जो ये कॉन्स्टेंट आया है माइनस में इसलिए आया है, क्योंकि मैंने बता दिया क्यों, रीजन मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। और याद रखना कि इसी को हम स्प्रिंग फैक्टर भी कह देते हैं, या फोर्स ऑफ मतलब फोर्स कांस्टेंट बोल देते हैं, या रिस्टोरिंग फोर्स का कांस्टेंट बोल देते हैं, जो आपका मन करे। ठीक है, स्प्रिंग क्यों बोला भाई? स्प्रिंग की तरह वापस खींच रहा है ना वापस। ठीक है, तो फोर्स को भाई हम मास इनटू एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? माइनस k/m, और ये x। ठीक है भाई, तो और ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इसका ये मतलब है भाई, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही तेजी से वो रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। मान लो आपका जो तार है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लेके चलो। मान लो आपका जो तार है इस गिटार का, आपने थोड़ा सा खींच के यहाँ तक ले आए इसे। ठीक है, अच्छा स्प्रिंग का एक ऑप्शन ले लेते हैं। मान लो ये आपकी स्प्रिंग है, ठीक है, आपने खींची और इसको इतना ले आए, यहाँ तक ले आए पहले फोर्स में। ठीक है, अब इसका जो अगला फोर्स लगेगा वो लो, वो आप इसे और आगे ले आए। मतलब याद रखना उतना ही खींचा है जहाँ तक रिस्टोर हो सके, है ना। बाकी हम वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में इलास्टिसिटी में पढ़ चुके हैं कि भाई एक ऐसी लिमिट होती है जब वो रिस्टोर फोर्स खत्म हो जाती है, फिर वो वापस नहीं ला पाता। तुम पूरी स्प्रिंग खोल के डाल दी तो वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसको छोड़ूंगा और इसको छोड़ूंगा तो बताओ कौन ज़्यादा तेज़ी से वापस आएगा? तो बोलोगे भैया ये नीचे वाला ज़्यादा तेज़ी से वापस आएगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक खींचा गया है, इसकी ज़्यादा लिमिट एक्सटेंड, मतलब जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स, तो इसलिए तो है ना। और उतनी एक्सेलरेशन उतनी स्पीड से आएगा, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। बस यही तो बताया, और क्या है। तो इसको ज़्यादा सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना। फिजिक्स को बेटा इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो। चलो भाई, अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने एक इक्वेशन निकाली जो कि बाद में हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। तो भाई नॉर्मल इक्वेशन तो यही कहती है कि फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस kx, ठीक है, माइनस स्प्रिंग या फोर्स कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम कह सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आपने लिख दिया फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई? एक्सेलरेशन इज दी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम, यही तो बोल सकते हैं। तो dv/dt आप समझ जाना कि क्या है भाई। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही होता है। और वेलोसिटी को मैं क्या बोल सकता हूँ? पर्टिकुलर स्पीड को मैं क्या बोल सकते हैं समझ लो, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो मैंने dv/dt लिखा, फिर dv की जगह मैं लिख सकता हूँ dx/dt,
डिस्प्लेसमेंट डिपेंड यूनिट टाइम लिख सकता है नहीं लिख सकता, बिल्कुल ये मेरे सामने आ गया, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आती है, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वो डी स्क्वायर एक्स अपन में डी टी, ठीक है, एम मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन आती है सेकंड। और इक्वेशन फर्स्ट तो मेरे को पता ही है, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स एम, ठीक है भाई। हाँ, तो एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, के इज द कांस्टेंट, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, ये तो मेरे को पता ही है फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड को आमने सामने रख दिया, मतलब फोर्स की जगह पे ये रख दिया और सामने ये रख दिया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो मेरे पास एक फाइनल इक्वेशन निकल कर आती है, डी स्क्वायर एक्स अपन में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू जीरो। ये ओमेगा क्या है भाई, ये ओमेगा जो है ना, ये अब जब मेरा ये मास इधर चला गया मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, तो के माइनस के अपॉन एम को, तो ये कांस्टेंट है ऊपर, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल लो, ठीक है, रेस्टोरिंग जो अपना कांस्टेंट है अपॉन मास हो गया, तो इसको मैंने बोला कि टोटल एक कांस्टेंट हो गया, इसका नाम हमने क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया ओमेगा, इस नए कांस्टेंट का नाम क्या दे दिया, ओमेगा, ठीक है। तो ये ओमेगा यहाँ से आया है, तो चिंता मत करना। अब याद रखना, ये जो इक्वेशन आपको मिल गई है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई भी इक्वेशन आपको इस तरह से दिखाई दे जाए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन बी टी एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, या तो ये या इसकी तरह कोई भी, तो वो हमारी क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही इक्वेशन होगी, या जो सामने आपको दिखाई दे रही है ना। चलो, अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एम्पलीट्यूड का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस वीडियो में, फिर बता देता हूँ। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, भाई अपनी मेन पोजीशन से जितना ज़्यादा आगे जाओगे वही एम्पलीट्यूड है ना, मतलब कम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड, कम एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, अपनी मेन पोजीशन से कितना भी एम्पलीट्यूड वो हो, ठीक है। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम लगता है, टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता दिया है कि फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। और वो कैसे निकलती है कि एक सेकंड में, ये 1 क्या, एक सेकंड में टोटल नंबर ऑफ साइकिल, कितनी साइकिल आप एक सेकंड में कंप्लीट करते हो, कितनी पीरियोडिक साइकिल्स एक सेकंड में कंप्लीट होती हैं, वो फ्रीक्वेंसी है। ऐसा यूनिट इसकी हर्ट्स है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, एंगुलर का मतलब है जब कोई एंगल में मूव करे, मतलब सर्कुलर मूव करे, द टोटल नंबर ऑफ एंगुलर सर्कल, मतलब अब 2 पाई क्यों आ गया भाई, 2 इंटू पाई मतलब 280 इंटू 2 इंटू 360, भाई एक सर्कल घूमते हैं तो 360 का एंगल बनता है ना, तो सर्कुलर मोशन एंगुलर मोशन हुआ, इसलिए 2 पाई रेडियन आ रहा है यहाँ पे। कंप्लीट इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितने एंगुलर साइकिल कंप्लीट हो रही हैं, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू फोर्स, या 2 पाई अपॉन में टी, ठीक है। अब टी मतलब टाइम पीरियड है यहाँ पे। अब फेस क्या है भाई, फेस का मतलब होता है कि अब आपको पता है भाई, कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, जहाँ भी अपनी मेन पोजीशन से मूव कर रहा है, तो वो मूव करते करते, मैं बोल रहा हूँ नहीं जी पर्टिकुलर इस जगह पे बताओ, ये इसकी मैक्सिमम, ये इसकी मीन वैल्यू, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, मीन वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन, मैं कह रहा हूँ जी ये बीच में यहाँ की मेरे को पोजीशन चाहिए, ठीक है ना, यहाँ मुझे चाहिए इस जो मूव हो रहा है वे पार्टिकल, इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, डायरेक्शन क्या है यहाँ इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो वो निकालना होता है जी फेज। इसकी जो हमारी इक्वेशन है वो है वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है, फाई का मतलब है इनिशियल फेज, शुरुआती फेज, जहाँ से वो शुरू हुआ, ठीक है ना। ए इज एम्पलीट्यूड, ए यहाँ पर जो ए है ये एम्पलीट्यूड है, याद रखना क्या है, एम्पलीट्यूड है, एक्सेलरेशन मत मान लेना, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। और y क्या है, ये है भाई पोजीशन, उस पार्टिकल की पोजीशन जो y एक्सिस पे पता चल रही है, x एक्सिस पे मूव हो रहा है, y एक्सिस पे पता चल रही है, ठीक है। और कैसे पता चल रही है ये देख लो। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अगर हम निकालें सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो ये समझ लो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है ना। ये सर्कल है विद सेंटर O, यहाँ पर पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ मूव हुआ, Q पॉइंट तक मान लेते हैं। अब ये भाई ये Q पॉइंट तक जब मूव हुआ तो Y पोजीशन पे, Y एक्सिस पे देखते हैं ये कहाँ तक गया, तो हमने यहाँ से एक डॉटेड लाइन बनाई, तो पता चला ये Y एक्सिस हुआ ना, देखो, और ये X एक्सिस हुआ, समझ गए। तो ये X एक्सिस पे जो पॉइंट है ये मूव हुआ, जब ये अपना पार्टिकल Q पॉइंट तक पहुंचा, तो हमने देखा कि Y पोजीशन पे इसकी क्या वैल्यू है, तो हम डॉट डॉट करके 9 क्लास में करते थे ना मैथ्स में, तो ये R पॉइंट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है Y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर बेटा ये एंगल तो बना ही रहा है, जब मूव कर रहा है तो जितना ही एंगल होगा उतना ही ये होगा थीटा, एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। अब यहाँ 90 बन रहा है, तो भाई 90 जिसके साथ जिस पर बनता है वो बेस, जिसके साथ बनता है वो परपेंडिकुलर, और सामने वाला अपना हाइपोटेनस हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना। अब इसको एक अगर हम ट्राइंगल मान ले तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी या नहीं लग जाएगी, तो लगा दी अपने ने पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ आर क्यू, अब बोलोगे साइन ही क्यों लिया भैया, तो भाई मैंने बोला ना साइन और कॉस में ले सकते हैं और कोई ले नहीं सकते,
तो भाई हो गया ना। अच्छा याद है आपको, नहीं याद? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट। अब साइन और कॉस का ही काम है, तो ये क्या हुआ बी बाय एच। तो बी बाय एच का मतलब क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस अपॉन हाइपो, एंगुलर थीटा कितना है, तो ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना। फाइव मैं बता चुका हूँ क्या चीज़ें हैं। ये अपना ओ आर क्या है, वाई एक्सेस, ठीक है ना। और ओ क्यू क्या है अपना ए, ठीक है। तो हमने लगा दिया यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन निकल कर आती है, एक उधर भेज देंगे, हाँ एक को इधर से इधर भेज दिया, तो अपने पास जो इक्वेशन निकल कर आई y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये मैंने आपको शुरू में बताई दी थी फेस में, ठीक है। चलो तो बेटा बस बेसिक चीज़ है, बेसिक है और कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें बेटा हमको शुरुआत में अजीब लग सकती हैं, रटनी पड़ सकती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार आप देखोगे आपको याद होने लगेगा। फिजिक्स मुश्किल नहीं है, हमारा माइंडसेट ज़्यादा फिजिक्स को टफ बना देता है, एक्चुअली फिजिक्स इतना टफ नहीं है।